हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए एडीक्यूटी का पूरे पेपर का हल एक ही कक्षा में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथ ही मेरा मानना है कि इस क्लास के सारे क्वेश्चन आपकी तैयारी पर भारी पड़ने वाला है। जो 20 सितंबर के आपके रियल क्वेश्चन पेपर बनेंगे, बिल्कुल यहीं से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्योंकि साथ ही आप देखेंगे जो आपके पेपर में टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 सब्जेक्ट रहते हैं। वो 4 सब्जेक्ट आपके जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। तो साथ ही इनमें से हम जो 50 क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ से आप सभी के बीच में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर बार हर टाइप के सवाल यहीं से बनता है। तो उन्हीं क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप भी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो साथ ही एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जो डेली क्लास आती है, एक सुबह 8 बजे आती है, एक दोपहर में 12:35 पे, जो पहले शाम में 7 बजे क्लास आती थी, अब साथ ही वो 6:30 पे आएगी आप सभी के बीच, वो भी शाम में। ओके साथी, तो चलिए आज का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। देखिए, पारंपरिक गायन नट का संबंध ये किस नृत्य से है? बताइए, पारंपरिक गायन नट इसका संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखिएगा, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। यानी पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया जाता है? बताइए साथी, किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, पंडित रवि शंकर जी को। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, आर.के. बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइए साथी, आर.के. बीजापुरे कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखिएगा, हारमोनियम बजाते थे। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बताइए साथी, हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा, हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है डोंगरी उत्सव, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितने फीट होती है? बताइए, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितने फीट होती है? तो साथ ही याद रखिएगा 8 फीट होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसकी एक आत्मकथात्मक पुस्तक है? बताइए साथी, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसकी एक आत्मकथात्मक पुस्तक है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथात्मक पुस्तक है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथी, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? चंद्रताल आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, चंद्रताल आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला ये किस राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था?
बताइए। युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथी याद रखिएगा 2019 से स्टार्ट किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? बताइए। पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो साथ ही याद रखिएगा महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा कराया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हैं? बताइए। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें ये किससे बनी हैं? तो साथ ही याद रखिएगा सील खड़ी से बनी है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से किस वेद में दास राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? बताइए साथी, किस वेद में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? तो साथी याद रखिएगा ऋग्वेद में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो उस पवित्र शहर का नाम जो है, जो कि प्रथम एवं चतुर्थ तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है, तो साथी अयोध्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। डैश साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था। तो बताइए किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था? तो साथ ही याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य में था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राज पर आक्रमण किया? बताइए साथी, किसने हर्षवर्धन को हराया था जब उसने दक्कन में चालुक्य राज पर आक्रमण किया था? तो साथी याद रखिएगा तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था जब दक्कन में चालुक्य राज पर आक्रमण किया था हर्षवर्धन ने। तो बी ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, तो आप चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथी सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है? बताइए भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा कौन नहीं है? तो याद रखिएगा साथी द्रविड़ नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? बताइए साथी, इनमें से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कुषाण ने की थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? बताइए किस सल्तनत की प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर इफेक्ट यानी प्रभाव था? तो साथ ही याद रखिएगा इक्तादारी का। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? बताइए साथी, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो सर ये तो बरेली से किए थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल की दिमाग की उपज थी? बताइए बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल की दिमाग की उपज थी? तो साथ ही याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव की थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर आप सभी को 3 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये एसएससी एमटीएस का पैटर्न है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन साथी मैथ रीजनिंग में यदि आपका बेसिक क्लियर है तो जो आपको केवल पास करना रहता है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी से। 40 क्वेश्चन में से मेरे दोस्त केवल आप सभी को 12 क्वेश्चन ठीक करने होंगे मैथ प्लस रीजनिंग में। ये बात याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा।
45 मिनट का समय मिलेगा। 45 मिनट में आप सभी को 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं रहता है। जो हमारा मेन मतलब रहता है साथी वो जीके है, एक तो साथी आपका इंग्लिश है। जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। इन्हीं 50 क्वेश्चन से आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और आप सभी का फाइनल रिजल्ट भी यहीं से आने वाले हैं। ओके, तो हो सके तो जितना से जितना अधिक आप सभी के पास जीके इंग्लिश पढ़ने का टाइम मिल रहा है उतना साथी आप टाइम जीके इंग्लिश पर दीजिए। इससे आप अच्छा स्कोर करेंगे पेपर में। ओके, देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बताइए किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था? बताइए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किस नेता का मौलिक विचार था? तो साथ ही याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले की थी। ऑप्शन है साहब बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा, हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। जॉर्ज यूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? बताइए जॉर्ज यूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इलाहाबाद के। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? बताइए साथी 1976 का जो 40वां संशोधन अधिनियम था वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो साथी याद रखिएगा, अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? बताइए साथी, अब तक आपके जीवन काल में जितने भी राष्ट्रपति बने थे तो आपको बताना है कि उनमें से कौन कभी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या बीबी गिरी थे, या के आर नारायणन थे, या रामास्वामी वेंकट रमण थे, या प्रणब मुखर्जी साहब थे? तो साथ ही याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी साहब थे जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी कभी रह चुके हैं। ओके, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया था? बताइए कौन सा अधिनियम 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? माही नदी का है, नर्मदा का, या तापी का, या बनास का? किस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो साथ ही याद रखिएगा, बनास नदी का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है? तो किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। तो अब साथी देखिए इंग्लिश को सॉल्व मिलेंगे, तो जितने भी हम क्वेश्चन करा देंगे साथी, यदि आप आने वाले दिनों में इतने ही टॉपिक के सॉल्व कर ले जाते हैं तो मानिए आप 25 में से भाई मेरा लगता है कि आपका 22 प्लस स्कोर बन सकता है, क्योंकि सारे टॉपिक्स हमेशा यहीं से सॉल्व बनते हैं। एक भी सिंगल टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे देखें
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे स्कूल क्लासरूम हैव वेरी लिटिल ओवर द लास्ट सेंचुरी, क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा इसमें? स्टार्टलेड, फ्रीड, चेंज्ड या अनकंसर्न्ड, बताइए साथी। तो स्कूल क्लासरूम हैव स्टार्ट, जैसे साथी यह सवाल क्या बोल रहा है, यह वाक्य क्या बता रहा है कि पिछले एक सदी में स्कूलों के जो क्लासरूम है उसमें बहुत कम बदलाव आया है। तो इसमें आप क्या फील करेंगे? जैसे आपका स्कूल क्लासरूम हैव स्टार्टलेड, पहला ऑप्शन को यदि हम उठाएंगे तो स्टार्टलेड का मतलब क्या बनता है? यह किसी आश्चर्यचकित करने को मतलब कहता है, उसके अर्थ के बारे में बताता है, जो किसी आश्चर्यचकित करने में प्रयोग होता है स्टार्टिंग में। तो ये तो नहीं होगा इसके भाव के अनुसार, क्योंकि जो स्कूल क्लासरूम हैव है वो वेरी लिटिल ओवर द लास्ट सेंचुरी, मतलब कि साथी पिछली एक सदी से स्कूल के क्लासरूम में बहुत सारे मतलब बहुत कम बदलाव देखने को मिला था। फ्रीड, फ्रीड मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को भाई बंधन से आज़ाद कराना, किसी बंधन से किसी को आज़ाद कराना। जैसे चेंज, ये देखिए साथी आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। जैसे स्कूल क्लासरूम हैव चेंज्ड वेरी लिटिल ओवर द लास्ट सेंचुरी, तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके साथी, जैसे चेंज का मतलब क्या होता है? यह शब्द बताता है कि मतलब कि समय के साथ किसी चीज़ में परिवर्तन हुआ है। चेंज्ड मतलब कि समय के साथ किसी चीज़ में परिवर्तन हुआ है ना साथी। अनकंसर्न्ड का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज़ की चिंता ना करना। जैसे आप सभी को एग्जाम की अभी चिंता नहीं है, आप अपनी तैयारी नहीं करें, तो आपके अंदर क्या अनकंसर्न्ड है, अभी है, आप किसी चीज़ की चिंता नहीं कर रहे हैं। ओके, याद रखिएगा साथी। तो इस सवाल का ऑप्शन सी चेंज्ड फिल इन द ब्लैंक्स में फिल होगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, बताइए। इंटिस का मतलब क्या होता है साथी, बताइए। क्या एल्यूर होगा, रिपल्स होगा, इनवाइट होगा या टेंगल होगा, बताइए साथी। इंटिस का मतलब पहले बताइए। तो आप जानते हैं साथी लुभाना होता है। क्या होता है साथी? लुभाना होता है। एल्यूर का मतलब क्या होता है भाई? इसके भी माने लुभाना होता है। इसका मतलब इंटिस का सिनोनिम्स क्या बन गया? एल्यूर बन गया। रिपल्स का मतलब क्या होता है साथी? विमुख करना। रिपल्स मतलब मेरे दोस्त विमुख करना होता है, ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त। तो इस सवाल का जो इंटिस है इसका रिपल्स हो जाएगा एंटोनिम। इनवाइट मतलब आमंत्रित करना। टेंगल मतलब क्या होता है साथी? उलझन, किसी चीज़ में उलझन हो जाना, टेंगल। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 को। जैसे ये सवाल देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चलिए साथी इडियम को हल करिए, यानी मुहावरा को। रन इरेंट्स मतलब साथी, रन इरेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए साथी फटाफट इस सवाल का राइट आंसर। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, रन इरेंट्स का मतलब कि काम चलाना। जैसे कुछ खरीदने या करने के लिए बाहर जाना, जैसे कि किराने का सामान लेना, पत्र भेजना या बैंक जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? रन इरेंट्स। मतलब साथी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? टू गो आउट टू बाई आर डू समथिंग। टू गो आउट टू बाई आर डू समथिंग। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है? इंट्रांसजेंस, इंट्रांसीजेंस दिया है। इसका मतलब साथी क्या होता है? हट धर्मिता होता है, जिसे हम लोग धर्मिता, हट धर्मिता बोलते हैं। स्पाउस का मतलब क्या होता है? जीवन साथी। क्या होता है साथी? स्पाउस का मतलब जीवन साथी होता है। इंडेंजर्ड मतलब साथी खतरे में होता है, लेकिन इसका राइट स्पेलिंग देखिए क्या होता है? ENDANGERED। सारे स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन साथी जो END है ना, इसके बाद ई दे रखा है ना, इसकी जगह एक होगा। हमने आपसे कहा था कि कोई भी यदि आप सभी से इनकरेक्टली पूछेगा तो हमेशा केवल एक सिंगल वर्ड ही साथी वो गलत करता है, नहीं तो सब सही करता है। तो इसमें भी देख सकते हैं इंडेंजर्ड में केवल ई गलत है, उसकी जगह ए रहता तो ठीक हो जाता। इंडेंजर्ड का मतलब होता है साथी
संकट में या खतरे में। जैसे अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है साथी? स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। बताइए साथी, नेस्ड हिज टीथ, इडियम बताना है, मुहावरा बताना है। चलिए साथी बताइए, फटाफट बताइए साथी। जिस में साइलेंट है भाई, जिस में साइलेंट है। ही नेस्ड हिज टीथ एट हिज सन एक्शन, मतलब साथी नेस्ड हिज टीथ मतलब जब जानते हैं जब कोई गुस्सा होता है तो अपना दांत पीसने लगता है। अक्सर गुस्सा और निराशा की तीव्र भावना को दर्शाता है ना भाई, दांत पीसना, तो उसे क्या बोलते हैं? नेस्ड हिज टीथ है। तो इसका राइट स्पेलिंग एक्सप्रेस रेज्ड, मतलब साथी गुस्सा व्यक्त करना। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को। जैसे ये सवाल देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एन एरर इन फ्रेजल वर्ब। भाई इनमें से आप सभी को 4 आपको खंड दे रखा है, उसमें से आप सभी को एरर बताना है। जैसे टीना ड्रॉप्ड, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, टीना ड्रॉप्ड बिहाइंड ऑफ कॉलेज एंड वेंट स्ट्रेट इनटू अ गुड जॉब। मतलब साथी देखिए, टीना ने कॉलेज छोड़ दिया और सीधे एक अच्छी नौकरी में लग गई। तो साथी यहाँ पे आप देखिए ना, जैसे पहला आपका लाइन है टीना ड्रॉप्ड बिहाइंड ऑफ, होगा क्या इसकी जगह? बताइए साथी, टीना ड्रॉप्ड बिहाइंड ऑफ तो गलत है भाई, क्योंकि ऑफ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आउट होना चाहिए था। क्योंकि साथी टीना ने कॉलेज छोड़ा दिया तो भाई आउट होना चाहिए, छोड़ दिया और सीधी एक अच्छी नौकरी में लग गई। यहाँ पे साथी क्या होना चाहिए था? ड्रॉप्ड आउट होना चाहिए था, जिसका अर्थ है कि साथ जैसे कि कॉलेज, जैसे किसी चीज़ को छोड़ना या उससे पीछे हटना, इसके संदर्भ में क्या यूज होता है? बिहाइंड आउट होता है, न कि साथी बिहाइंड ऑफ होता है। किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हैं तो क्या आप बिहाइंड ऑफ लगाते हैं? नो, बिहाइंड आउट लगाते हैं। क्या साथी? आउट का प्रयोग करते हैं। तो पहला ही लाइन साथी क्या है? वो आपका एरर है, जो कि डी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे ऑफ की जगह क्या होना चाहिए था? आउट होना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा साथी, किसी चीज़ को आप छोड़ेंगे या किसी चीज़ से पीछे हटेंगे तो आउट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि साथी ऑफ का प्रयोग करेंगे। टीना ड्रॉप्ड बिहाइंड आउट होना चाहिए था मेरे दोस्त। तो भाई इस साल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 3 सवाल एक ही शिफ्ट में आप सभी से एंटोनिम से पूछे जाएंगे। जैसे कॉन्शियस का बताइए, विलोम शब्द। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है साथी? सचेत। जैसे आप सचेत हो गए हैं ना कि अब आपका पेपर कभी भी हो सकता है। सेंसिबल का मतलब क्या होता है? समझदार होता है। आप बिल्कुल साथी सेंसिबल है, मतलब आप लोग बहुत तो समझदार हैं। अनअवेयर के मतलब साथी अनजान, अनअवेयर, बिल्कुल आप अनजान है भी हैं। 1 सेकंड में दोस्त अनजान हो जाएगा, है ना साथी। और सिक्योर का मतलब क्या होता है? सुरक्षित होता है। सेंटिमेंटल का मतलब भावुक होता है। तो कॉन्शियस का मतलब सचेत, अनअवेयर का मतलब साथी अनजान। तो यही जस्ट अपोजिट तो हो जाएगा भाई, अनअवेयर। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को। आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये तो भाई रीजनिंग के सवाल एक तरह से इंग्लिश में पूछ दिया। 4 ऑप्शन दिए, 3 किसी न किसी प्रकार से समान है लेकिन एक गलत है। जैसे कैरम है, गोल्फ है, टेबल टेनिस है, बिलियर्ड्स है। देखिए साथी, कैरम जो है ये इंडोर गेम में खेला जाता है, यानी घर के अंदर। टेबल टेनिस भी साथी घर के अंदर खेला जाता है, यानी इंडोर गेम है। बिलियार्ड भी साथी एक प्रकार का अंडर इन गेम है, यानी इंडोर, यानी घर के अंदर खेलने वाला गेम है। लेकिन साथी गोल्फ के लिए क्या होता है? बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैदान होता है, उसके लिए आउटडोर का गेम है। तो यही क्या हो जाएगा भाई? ऑड हो जाएगा। इंडोर इंडोर इंडोर, कैरम टेबल टेनिस बिलियार्ड एक इंडोर गेम है, लेकिन गोल्फ क्या है साथी? एक आउटडोर गेम है। तो यही से तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए
अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, आवर कंडक्टेड टू गेट एवरीवन्स ओपिनियन। तो साथ ही ऑप्शन देखिए ना, प्रिंसिपल पोल है, यानी आप सभी को प्रिंसिपल का राइट स्पेलिंग देना है और साथ ही पोल का राइट स्पेलिंग देना है। तो आप बता सकते हैं, जैसे देखिए, आवर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का राइट स्पेलिंग क्या होता है? PRINCIPAL होता है प्रिंसिपल। कंडक्टेड अ पोल, पोल का मतलब साथी POLL होता है। पोल टू गेट एवरीवन्स ओपिनियन, मतलब कि हमारे प्रिंसिपल ने सभी की राय जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया था, सर्वेक्षण किया। आवर प्रिंसिपल कंडक्टेड अ पोल टू गेट एवरीवन ओपिनियन, हमारे प्रिंसिपल सर जी ने सभी की राय जानने के लिए एक सर्वेक्षण कराया था। तो इसका राइट प्रिंसिपल का ये है, प्रिंसिपल। पोल का देखिए रॉन्ग है। ऑप्शन बी, प्रिंसिपल लास्ट में ई नहीं होता, रॉन्ग है। पोल का तो ठीक है, PRINCIPL। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए साथी अगला सवाल कॉल कर दीजिए। इससे बात करते हो क्वेश्चन नंबर 41 को। ये सवाल थोड़ा सा हल करिए आप लोग मेरे दोस्त। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी कैंसल्ड का राइट स्पेलिंग बता दीजिए। द कंसर्ट वाज कैंसल ड्यू टू रेन। कंसर्ट क्या हुआ? कैंसल होगा। जो कंसर्ट होने वाला था वो कैंसिल हो गया, किसके वजह से? बारिश की वजह से। तो कैंसल का राइट स्पेलिंग आपको बताना है भाई, क्या होता है कैंसल्ड का राइट स्पेलिंग? तो सर जी CANCELLED होता है, CANCELLED होता है, जो कि मेरे दोस्त बी ऑप्शन यहाँ से आप सभी का दे रखा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे कैंसिलेट दिया जो कि रॉन्ग स्पेलिंग था, इसका राइट स्पेलिंग CANCELLED होता है। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल को हल कर दीजिए इसी बात पर। तो क्वेश्चन नंबर 42 को, एक विक्रेता दूध में पानी मिलाकर और इस मिश्रण का को क्रय मूल्य पर बेचकर 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करिए। एक विक्रेता दूध में पानी मिलाकर, एक विक्रेता जो विक्रेता है दूध में पानी मिलाकर और इस मिश्रण को क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस पर बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है। तो मिश्रण में पानी और दूध का प्रतिशत, तो सर जी 25% मतलब सर जी 25/100 यानी 1/4, यानी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:4, जो कि साथ ही ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल था मेरे दोस्त। किसी प्रकार का दिक्कत आप सभी को यहाँ पर हो तो बताइए साथी। बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 को। 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। चलिए साथी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में होता है जो कि 3000 होता है, दिया है प्रश्न में। रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है, 6% दिया है। टाइम आपका 4 वर्ष, 5 और 6 वर्ष दे रखा रहता है। यहाँ पे बटे में 100, 00 से 00 कैंसिल करिए। 30 × 6 कितना हो जाएगा? 180। 180 × 4 18 × 72 यानी 720 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की ब्याज पर जो उधार ली गई राशि 3000 पर सिंपल इंटरेस्ट रुपीज में कितना होगा? 720 रुपया होगा। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। 84 और 108 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? यानी आप सभी से साथी HCF पूछ दिया है, वो भी HCF किसका? 84 का, 108 यानी 108 का। तो साथी HCF कैसे निकालते हैं? HCF ऑप्शन की मदद से हम लोग हल कर सकते हैं, और वही ऑप्शन उठाना है जो कि साथी 84 को पूर्णतः विभाजित कर दे और 108 को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे साथी 16, देखिए पहला ऑप्शन हम उठा रहे हैं, जैसे 16 × 85 तो 84 को ही 16 नहीं काट रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर साथी देखिए ऑप्शन बी 8 क्या 84 को काटेगा? नहीं, 84 को नहीं काट पाएगा, तो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। दोनों को काटना चाहिए, वही ऑप्शन हमारा राइट होना चाहिए। 6 देखिए 6 कम 6, 6 चौका 24, ये काट देगा साथी। 14 × 6 = 84 क्या साथी, और 108 को काट देगा?
बिल्कुल 6 कम 6 18 छक्का 108। देखिए 6 काट रहा है साथी, 6 तो काट रहा है, दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। एक बार 14 बार में 14 छंग 84 और 18 छक्का 108 होता है। फिर साथ देखिए ऑप्शन डी, देखिए 12 12 सत्ते 84 और 12 नवा 108, यानी साथी जो आपके 84 हैं और 108 हैं, 6 भी काट रहा है और 12 भी काट रहा है। तो बताइए साथी कौन सा आंसर होगा। और आप सभी से क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो आप जानते हैं HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब 6 और 12 तो दोनों काट रहे हैं, लेकिन साथी जब आप लोग 6 और 12 का फैक्टर निकालेंगे तो सबसे अधिक फैक्टर किसका बनेगा, तो सर जी 12 का। तो हमेशा याद रखिए साथी, जब आप लोग HCF हल करिएगा ना तो देखिएगा 2 ऑप्शन यदि मिल गया, जैसे इसमें हमें मिल गया 6 और 12, तो बस आपको यही देखना जो बड़ा नंबर रहेगा वही आपको लेना है, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ा नंबर यानी बड़ा फैक्टर बनाएगा। तो साथी डी ऑप्शन 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। सुरेंद्र ने ₹2500 में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च कर दिया। उसने इसे ₹3000 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मान लीजिए साथी आप ही हैं, है ना, आपको एक साइकिल चाहिए। आपने पहले एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदा और फिर साथी वो साइकिल खरीदा जब आपने ना तो उसमें कुछ गड़बड़ी था, तो आपने उसे बनवाया, जो कि उसके बनवाने में आप सभी से 300 रुपये लग गया। यानी साथी उस साइकिल का खर्च टोटल कितना आया, 2800 आया। जो टोटल पहले आपने 2500 का खरीदा, फिर उसमें कुछ साइकिल में दिक्कत आ रही थी चलाने में आपको, तो 300 रुपये आपने खर्चा कर दिया उसको सही ठीक करने में। तो यानी साथी टोटल उस साइकिल पे आपका खर्चा कितना आया, 2800 का, है ना साथी। फिर आपका मन आया ना कि हम इसे बेच देंगे, तो वो पहले जो आपका टोटल खर्च 2800 था, तो इसे आप क्या किए कि आपने 3000 में बेच दिया, 3000 में बेच दिया। तो साथी आपने जो 2800 का सामान खरीदा था वो 3000 में बेच दिया, यानी साथी यहाँ से आप सभी को 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, है ना साथी। मान लीजिए कोई सामान 10 रुपये खरीद रहे हैं और आप उसे 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो साथी आपको तो बेनिफिट हुआ हो ना 10 रुपये, किससे, जो पहले स्टार्टिंग में आपने खरीदा होगा। यानी साथी 2800 से हमें 3000 का बेचा, 200 रुपये का हमें बेनिफिट हुआ, किससे हुआ, ये 2800 से बेनिफिट हुआ। तो साथी लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जैसे 2800 से आपने 3000 में बेचा, 200 रुपये का आपको बेनिफिट हुआ, इससे किससे हुआ, ये 2800 जो स्टार्टिंग में आपने खरीदा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 00 से 00 कैंसिल, यानी साथी यहाँ पे 200/28, तो कितना आ जाएगा, 28 सत्ती कितना होता है साथी आपका, 7 और 56 के 6 5, 7 दूना 14 5 19, यानी 196, 200 करीब, यानी 7 सही 1/7 हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन डी सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, तो याद रखिएगा 7 सही 1/7 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 7 सही 1/7 बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल कर दीजिए इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 46 को। ये सॉल्व रीजनिंग का हल करिए। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में फादर मैक्स टी को IBFXEY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टी एंड कॉफ़ी को KREYWN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में टी को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया है। बताइए साथी, जरा इस सवाल का राइट आंसर दीजिए, आप तो हल करिए, क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। जैसे आप सभी से सवाल क्या पूछा है, एक निश्चित कूट भाषा में फादर मैक्स टी को IBFXEY के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टी एंड कॉफ़ी को KREYWN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो आप सभी से केवल साथ ना टी पूछा है, तो हमने इस तरह का कितनी बार सॉल्व कराया, जब आप सभी से सिंगल नंबर पूछे, चाहे वर्ड पूछे, चाहे इस तरह का कोई सेंटेंस दे दे, तो आप सभी को पहला काम क्या करना है, पहले कॉमन देखना है जो कोड किया है। जैसे साथी देखिए टी है, तो देखिए फादर मैक्स टी में भी टी है साथी, इसमें भी टी है, और जो आपका सेकंड कोड किया जैसे टी एंड कॉफ़ी, देखिए इसमें भी कॉमन है, यानी साथी टी तो दोनों में कॉमन मिल गया। तो हमने बताया था कि जब दोनों में टी कॉमन मिल गया तो दूसरा का स्टेप आपको देखना है, जो कोड हुआ है उसमें कोई ना कोई अक्षर होगा जो कि आपस में क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे साथी देखिए यहाँ पे आपका कोड क्या है ना, IBFXEY, पहला ये कोड हुआ है,
दूसरा कोड साथी यहाँ पर हो रहा है। देखिए इसमें ई वाई है और इसमें भी ई वाई है। इसका मतलब साथी जिस तरह से टी दोनों में कॉमन था तो उसी प्रकार ई वाई भी कॉमन है। इसका मतलब टी का जो कोड होगा ना वो आपका ई वाई है। बस यही आप सभी को काम करना होता है जब सिंगल आप सभी से पूछेगा तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 को। यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो साथी इस सवाल में आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे समीकरण दे रखा है, प्लस और गुणा को आपस में बदलना है और भाग और माइनस को आपस में बदलना है ना साथी। चलिए दोस्त हल करिए। सवाल का राइट आंसर क्या आएगा आप सभी के अनुसार, फटाफट हल करिए। तो क्या आएगा राइट आंसर। तो सर जी देखिए इसमें क्या करना है, प्लस और गुणा को, ये समीकरण दिया है तो ध्यान से बस सवाल को देखिए हम कैसे बदलते हैं। 15 के बाद देखिए भाग है ना, तो भाग की जगह आप सभी को क्या रखना है, माइनस रखना है, क्योंकि भाग और माइनस को आपस में बदलना है, यानी भाग की जगह माइनस रख देंगे। यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस और गुणा को आपस में बदलना है, यानी साथी प्लस की जगह हम गुणा रखेंगे, 8 हो जाएगा। 8 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह हम भाग रखेंगे भाई, क्योंकि भाग और माइनस को आपस बदलना है तो माइनस की जगह भाग रख देंगे। यहाँ पे 4 है। 4 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को किस में बदलना है, प्लस में, तो 4 के बाद प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग बॉड मस्क नेम लगा सकते हैं। देखिए 15 माइनस 4 का भाग देंगे 8 में 2 का गुणा कर देंगे 5 में, 10 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। अब साथी गुणा भाग तो हो गया, हमने पहले देखिए 4 का भाग जब साथी 8 में किया तो 2 आ गया, 2 से फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 बन गया। यहाँ पर देखिए प्लस 15 है और प्लस 7 है तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में से माइनस 10 को कम कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो साथी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए सॉल्व कॉल करने में, बिल्कुल नहीं हुई होगी। चलिए साथी अगला सॉल्व कॉल कर दीजिए। तो इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 48 को जैसे ये सॉल्व पढ़िए। यम एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यन जो है आर के ठीक दायां बैठा है, एम जो है एन के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, पी जो है एम के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, ओ जो है वो पी के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है। तो क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है। चलिए साथी पहले आप दिमाग लगाएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा। क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, यानी क्यू के राइट साइड कौन बैठा है। तो साथी ये सवाल आप कैसे हल करते हैं, पहले एक वृत्ताकार का मतलब कि सर्कल बना लेते हैं। चलिए साथी एक सर्कल बना लेते हैं हम। ये केंद्र हो गया इस वृत्त का, कितने को बैठाना है, 6 लोग को। देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग को, तो 6 ठो लाइन हम खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ठो है, 6 लोग को बैठाना है। कैसे बैठाना है, जो जो सवाल बोला है आप सभी को तो ये मालूम है ना कि मान लीजिए साथी हम यहाँ मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आप सभी को। मान लीजिए साथी ये यहाँ पर है तो इसका राइट साइड इधर होगा, राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा, यानी दायां पक्ष इधर होगा ऊपर की साइड और बायां पक्ष नीचे साइड होगा। ए के सापेक्ष में बता रहे हैं, ये जहाँ पे बैठा है केंद्र की ओर करके। मान लीजिए साथी यहाँ पे एक सेकंड फिर से देखिए, हम टाइप का अच्छे समझाएंगे आप सभी को, ठीक है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना साथी, 6 है। तो मान लीजिए साथी आप ही यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए आप ही साथी ए हैं, तो आप इसमें आप रखिए तो आपका राइट साइड इधर होगा, यानी दायां साइड इधर होगा, बायां साइड इधर हो जाएगा। अब देखिए जो जो सवाल लाइन में बोला है उसको हम बस फॉलो करेंगे और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए यन जो है आर के ठीक दायां बैठा है, यानी आर के जो राइट साइड एन बैठा है, ठीक है। यानी साथी हम आर को यहाँ बैठा लेते हैं तो इसके जस्ट राइट साइड एन बैठ जाएगा, यानी साथी एन यहाँ बैठ जाएगा। भाई देखिए सवाल बोला है ना कि आर के ठीक दाएं बैठा है कौन, यन। यन जो है आर के ठीक दाएं बैठा है, यानी साथी आर के ठीक राइट साइड यन बैठा है, जो कि हमने बैठा दिया। फिर देखिए यम जो है यन के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यन तो साथी ऑलरेडी बैठ चुका है तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर यम बैठा है। तो साथी देखिए यन का राइट साइड इधर ही होगा, दायां बोला है भाई तो ऊपर साइड होगा, है ना। तो देखिए पहला स्थान ये हो गया एन के दाएं से, दूसरा का स्थान ये हो गया, यानी साथी यहीं पर तो कौन बैठा है, यहीं पर तो मेरे दोस्त यम बैठा है।
यानी मेरे दोस्त यम यहाँ बढ़ जाएगा। तो भाई एन के सवाल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर यम बैठा है, बिल्कुल, तो हमने बैठा दिया यम को। अब देखिए तीसरा लाइन पढ़िए, पी जो है ना वो एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी साथी एम के दाएं से दूसरे स्थान पर पी बैठा है, तो यम ऑलरेडी बैठ चुका है, तो इसके अब राइट साइड से, तो साथी जो यहाँ पे यम बैठा है तो इसका राइट साइड इधर ही होगा, लेफ्ट साइड इस बार इधर हो जाएगा, है ना साथी, राइट यानी दायां इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। तो साथी सवाल बोला है कि ध्यान से देखिए, जो पी है ना वो एम के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यानी साथी यम का दायां साइड पहला ये हो जाएगा, दूसर का साइड ये हो जाएगा, तो दूसर का साइड कहाँ पर, यहाँ पर, तो पी यहाँ पे बैठ जाएगा मेरे दोस्त, है ना, पी यहाँ बैठ जाएगा। देखिए ना यम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, पी बैठा, बैठा दिया। फिर देखिए ओ जो है ना वो पी के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यानी साथी पी के दाएं से तीसरे स्थान पे ओ बैठा है, तो पी यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है, तो पहला स्थान आर बैठ चुका है राइट साइड में पी के, दूसर का स्थान पे यन बैठ चुका है, तो तीसर के स्थान पे यहीं ओ बैठ जाएगा मेरे दोस्त, सिंपल सा है। पी के तीसरे दाएं से तीसरे स्थान पे ओ बैठा है, तो यहाँ पे साथी बैठ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ओ यहाँ बैठ जाएगा। अब एक खाली बचा है, इसको हम किसको बैठा देंगे, क्यों को बैठा देंगे, यही तो हमसे सवाल पूछा था। तो क्यों के ठीक दाएं कौन बैठा है भाई, क्यों के जस्ट ठीक राइट साइड में पी बैठा है, तो यही ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल बना है साथी हमारे लिए। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा साथी। ओके चलिए भाई अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या याद रखा है, जैसे एफ आई 29 एक निश्चित प्रकार से टी डब्ल्यू 49 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार यल ओ 38 जेड सी 58 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए आर यू 65 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जरा सा ये सवाल हल करिए भाई। तो आप लोग, हमने आपको बताया था जब अक्षर और नंबर एक साथ दे तो सबसे पहले आप सभी को नंबर को हल करना है। जैसे साथी देखिए यहाँ पे एफ आई है, एफ आई 29 का रिलेशन क्या है, टी डब्ल्यू 49 है, तो पहले हम लोग नंबर को हल करते हैं। 29 से 49 यानी साथी हम 29 में 20 को जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद जो दूसरा का स्टेप आप काम करेंगे वो हर एक अक्षर का कोड करेंगे। एफ आपका 6 नंबर का होता है, आई होता है 9 नंबर का, टी होता है 20 नंबर का, डब्ल्यू होता है 23 नंबर का। देखिए साथी 6 से 20 यानी 6 में 14 को जोड़ दीजिएगा तो 20 बन जाएगा। 9 से 23 देखिए 9 में यदि आप 14 को जोड़ देंगे तो 23 बन जाएगा। इसमें क्या दिमाग लगाया है, +14 तो अक्षर को जोड़ा है, फिर साथी जो नंबर में जोड़ा वो 20 जोड़कर कोड किया है ना साथी। पहला तो रिलेशन हमें मालूम हो गया कि +14 + 20 करना है। क्या सेकेंड वाला भी यही बिल्कुल समान तर्क का प्रयोग किया है, उसको भी चेक करते हैं। जैसे देखिए यल ओ 38 है, यल ओ 38 इसका रिलेशन क्या है, जेड सी 58। तो देखिए साथी 38 58 ये तो नंबर बिल्कुल ठीक क्या है भाई, 20 जोड़ा है। जैसे यल साथी 12 होता है, जेड होता है 26 होता है। देखिए 12 से 26 यानी साथी 12 में जब आप 14 को जोड़ते हैं तो 26 आपका बन जाता है। लेकिन साथी यहाँ पे देखिए 15 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। अब साथी क्या इसमें 15 से 3 भाई, 15 से 3 करेंगे तो इसमें तो -11 हो जा रहा है भाई, -12 होगा ना भाई, 15 में से -12 करेंगे तभी 3 आएगा। लेकिन साथी आप एक दिमाग लगाइए ना, इस 15 में जब 14 को जोड़ते हैं तो आपका कितना नंबर आता है, 29 आता है। अब आप जानते हैं कि जेड पर आपका तो 26 होता है ना, जेड पर 26 होता है। जैसे आप 27 पे बढ़ते हैं तो ए हो जाता है, 28 पे बी हो जाता है, 29 पे सी हो जाता है। तो यही तो है साथी। देखिए 15 में 14 जोड़िएगा तो 29 आ जाएगा। 29 पर कौन अक्षर होता है, सी तो होता है, ये तो आपको मालूम होगा। जैसे 27 पे ए होता है, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई, 32 पे एफ, जी 33, 34 एच, आपका ऐसे होता है ना भाई। तो इसमें भी समान तर्क का प्रयोग किया है, +14 + 20 का किया है। तो साथी उसी प्रकार हम इसमें भी फॉलो करेंगे। आर यू 65 में पहले साथी हम नंबर को हल कर लेते हैं। इस 65 में 20 को जोड़ेंगे तो 85 आएगा, यानी हमारा आंसर 85 आएगा। या तो ऑप्शन ए आएगा या तो ऑप्शन डी आएगा, है ना साथी। चलिए भाई देखिए साथी अब हम लोग केवल एक अक्षर को हल करेंगे,
लास्ट का सेकेंड अक्षर को, क्योंकि साथ देखिए जो ऑप्शन ए है ना पहला अक्षर यफ है, तो ऑप्शन जो डी में भी देखिए यफ से स्टार्ट किया है, तो साथ ही हमें पहला अक्षर हल करने की कोई मतलब नहीं है। हम सेकेंड अक्षर को चेक कर लेते हैं +14 कोड करके। जैसे देखिए साथी यू है, यहाँ पे यू है ना, यू आपका 21 होता है ना। 21 में जब साथी आप 14 को जोड़ते हैं तो 35 आता है। अब साथी 35 पे कौन अक्षर आएगा, जैसे 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई, 32 पे एफ, जी पे 33, एच पे 34, आई पे आपका 35 हो जाएगा। यानी साथी आई देखे किस में है, तो एफ आई 85 में है। तो साथी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा भाई, हमने पहला क्यों नहीं हल किया, क्योंकि साथी देखिए इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें भाई। तो हमने क्या जोड़ दिया, डायरेक्ट सेकेंड अक्षर में 21 में, यानी यू में 21 को जोड़ा, जो 35 पे कौन आता, आई आता है, जो कि ऑप्शन ए इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना साथी। चलिए भाई अगला सॉल्व को हल कर दीजिए इसी बात पर। तो क्वेश्चन नंबर 50 को, अंग्रेजी वर्णानुक्रम आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। जैसे देखिए GGB, HHD, ILH, JPN, तो हमने आपको बताया है जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहला केवल अक्षर उठाना है। तो इसका पहला अक्षर G है, इसका H है, इसका I है, इसका J है। तो सर जी देखिए ABCD पढ़िए, ABCDEFGHIJK, तो हमारा आंसर K से स्टार्ट होगा, जो कि ऑप्शन बी देखिए। और कोई ऑप्शन देखिए K से स्टार्ट किया नहीं किया है, सभी OO से स्टार्ट किया, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए मेरे दोस्त, तो आज का ये पूरे 50 क्वेश्चन का ADQT का कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए साथी आप सभी का ये पूरे 50 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को ये पूरे 50 क्वेश्चन से लगभग 33 प्लस तो स्कोर सही हुआ होगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा, बिल्कुल ऑनेस्टली के साथ अपना अपना स्कोर बताइए। तो साथ ही उम्मीद करूँगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने ये पूरे 50 क्वेश्चन को अभी तुरंत इसी क्लास में तैयार किया होगा। आपको ये क्लास दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े, आप ऐसी अब क्लास लीजिए डेली, कहीं से वह पढ़िए, लेकिन जो भी क्लास करिए उसी क्लास में सारे क्वेश्चन को क्लियर करके ही आगे बढ़िए। ओके साथी, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दोबारा उस कक्षा को देखें। ठीक है साथी, तो हमने आपसे कहा है कि डेली ना डेली हम कुछ SSC MTS हवलदार के लिए सीखते रहेंगे और आप सभी को बस नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्योंकि साथी जो पहला क्लास आएगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप भी सभी के पास जाएगी। ओके साथी, तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो चलिए मेरे दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। कल सुबह 8 बजे दमदार रहिएगा, एक और फुल पेपर को डिस्कस करें कल 8 बजे नए दिन की शुरुआत के साथ, नई जोश उमंग के साथ। तो आप मेरे दोस्त जरूर क्लास को ज्वाइन करिए। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।